जी अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ पीपीएससीओलॉजी। आज हमने सेक्शन नंबर 32 से स्टार्ट करना है, उसका थोड़ा सा रिकैप दे दें अगर जो पहले हम पढ़ चुके हैं। जी हम ये चैप्टर नंबर 5 की प्रिविलेजेस ऑफ अ सोसाइटी पढ़ रहे थे। इसमें हमने सोसाइटी को क्या कहा है, वो एक बॉडी कॉर्पोरेट होगी, उसकी एक लीगल एंटिटी होगी। प्रायर क्लेम ऑफ अ सोसाइटी, अगर गवर्नमेंट का कोई क्लेम है किसी पर्सन की तरफ तो पहले वो एड्रेस होगा, फिर उसके बाद सोसाइटी का क्लेम एड्रेस होगा। ये पूरा हम डिटेल पढ़ चुके हैं, आप लास्ट लेक्चर देख सकते हैं। नेक्स्ट है जी चार्ज एंड सेट ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेयर्स और इंटरेस्ट ऑफ अ मेंबर। तो इसमें भी हम ये देख सकते हैं कि जो उनका इंटरेस्ट है उसके ऊपर सोसाइटी क्या कर सकती है, चार्ज कर सकती है, लेकिन डिविडेंड के ऊपर चार्ज नहीं कर सकती, हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। इसी तरह शेयर और इंटरेस्ट नॉट लायबल टू अटैचमेंट, कौन सी चीज़ें अटैच नहीं हो सकती। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डेथ ऑफ अ मेंबर, अगर कोई भी पर्सन जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर है उसकी डेथ हो गई है तो उसका जो इंटरेस्ट है वो किस तरह ट्रांसफर होगा, ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। लायबिलिटी ऑफ अ पास्ट मेंबर, अगर कोई पास्ट मेंबर है जो गुजर चुका है मेंबर, अब नहीं है, तो उसकी लायबिलिटी कितनी देर तक रहेगी, तकरीबन ये लिखा हुआ है हमने फॉर द 2 ईयर्स। ठीक है जी। लायबिलिटी ऑफ द एस्टेट ऑफ अ डिजीज मेंबर, अगर कोई पर्सन मर गया तो उसकी लायबिलिटी कब तक रहेगी, फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर। इसी तरह रजिस्टर ऑफ मेंबर होगा जिसमें पता होगा कि कौन सा मेंबर कब इनरोल हुआ है। एडमिसिबिलिटी ऑफ द कॉपी ऑफ एंट्री एज एन एविडेंस, हर चीज़ एक एविडेंस के तौर पे दी जाएगी। नेक्स्ट है जी सेक्शन नंबर 32 एग्जेम्पशन फ्रॉम कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स रिलेटिंग टू द शेयर्स ऑफ सोसाइटी। इसमें कुछ एग्जम्पशंस दी गई हैं कि अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स है रिलेटेड टू द शेयर्स इन द सोसाइटी, उसको आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी। देखें, नथिंग इन द सेक्शन 17 ऑफ द सबसेक्शन 1 क्लॉज बी एंड सी ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, ये जो एक्ट है ये रजिस्ट्रेशन की चीज़ों को कंपलसरी करता है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के ऊपर ये एक्ट जो सा है ये अप्लाई नहीं होता। देखें जी, नो रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड फॉर एनी इंस्ट्रूमेंट रिलेटिंग टू द शेयर्स इवन इफ द सोसाइटी ओन्स इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो सोसाइटी अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से मुराद होता है लैंड जो कि परमानेंट एक जगह पे फिक्स है, वो भी अगर ओन करती है तो वो आपने क्या करना है, उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं? इंस्ट्रूमेंट और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दैट लीगली रिकॉर्ड एस्टैब्लिश अ स्पेसिफिक राइट और ऑब्लिगेशन। सो इंस्ट्रूमेंट से मुराद एक ऐसा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो कि लीगली तौर पे रिकॉर्ड करता है और एस्टैब्लिश करता है, आपके राइट को एस्टैब्लिश करता है। अच्छा, नॉट विद स्टैंडिंग से क्या मुराद है? डिस्पाइट। सो डिस्पाइट दिस, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि सारा कुछ मौजूद है उसके बावजूद आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी इन द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। आगे जी, डिबेंचर से क्या मुराद है? डिबेंचर से मुराद कुछ टाइप्स के एग्रीमेंट्स होते हैं जो कि हम अभी आगे देखते हैं, जैसे पार्टिसिपेशन टर्म एग्रीमेंट सर्टिफिकेट्स होते हैं, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स होते हैं, मुशारका है, मुबारजा है, और ये जो है दीज इंस्ट्रूमेंट डू नॉट नीड टू बी रजिस्टर्ड। सो दूसरी चीज़ें जो रजिस्टर्ड नहीं करवानी, आपने ये इस तरह के जो सर्टिफिकेट्स बताए हैं वो रजिस्टर नहीं करवाने। दीज इंस्ट्रूमेंट डू नॉट नीड टू बी रजिस्टर्ड अनलेस दे क्रिएट और अफेक्ट राइट्स इन इनमूवेबल प्रॉपर्टी लाइक लैंड और बिल्डिंग। हाउएवर देयर इज एन एक्सेप्शन if the instrument provides security such as mortgage on the society property। so एक एक्सेप्शन भी मौजूद है। अच्छा देखिए, मुशारका से क्या मुराद है? मुशारका से मुराद एक सर्टिफिकेट होल्डर्स होते हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी अमाउंट को टू अ बिजनेस। किसी बिजनेस के अंदर कोई भी पर्सन अगर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और शेयर और प्रॉफिट को वो कंप्लीटली तौर पे आपस में वो डिवाइड करेंगे तो उसको कहेंगे मुशारका कहेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है जी एनी इंडोर्समेंट अपॉन और ट्रांसफर ऑफ एनी डिबेंचर। अच्छा, कोई भी इंडोर्समेंट वगैरह मौजूद है, जैसे ट्रांसफर और इंडोर्समेंट ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट्स, कोई भी आप ट्रांसफर कर रहे हैं या इंडोर्समेंट करवा रहे हैं ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट्स और अबव जो ऊपर हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि मुशारका है, मुबारजा है, ठीक है, टर्म सर्टिफिकेट, फाइनेंस टर्म सर्टिफिकेट है, उनकी भी आपको इज आल्सो एग्जेम्प्ट फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन। सो सेक्शन नंबर 32 थोड़ा एक ट्रिकी था, इसमें हमने एग्जाम्पशंस पढ़ी हैं कि कोई इंस्ट्रूमेंट्स है उनकी एग्जाम्पशन है, कोई डिबेंचर है उसकी भी एग्जाम्पशन मौजूद है। नेक्स्ट है पावर टू एग्जाम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन एंड कोर्ट फी। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, वो क्या कर सकता है, इनकम टैक्स और जो सुपर टैक्स है उससे एग्जेम्प्ट कर सकता है। देखें, exempt certain societies और class of societies from income tax और super tax on the society's profit। जो सोसाइटी का प्रॉफिट होगा उसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। टैक्सिंग ऑन डिविडेंड पेमेंट्स टू द मेंबर्स फ्रॉम द प्रॉफिट और इंटरेस्ट रिटर्न ऑन सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द सोसाइटी, जो कि डिविडेंड्स के ऊपर जो टैक्स लगता है वो भी माफ है। पेमेंट टू द मेंबर्स फ्रॉम द प्रॉफिट, जो कि मेंबर को पेमेंट की जा रही है अगर उसके ऊपर कोई टैक्स लगना था वो भी माफ है। और इंटरेस्ट और रिटर्न्स, अगर कोई भी इंटरेस्ट मिल रहा है जो कि सिक्योरिटीज की वजह से मिल रहा है सोसाइटी को, तो वो क्या होगा, वो भी माफ है। और कौन माफ कर सकती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये आपका जी एमसीक्यू है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स और सुपर टैक्स को माफ कर सकती है। नेक्स्ट है जी प्रोविंशियल गवर्नमेंट। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्टैंप ड्यूटी को माफ कर सकती है।
देखें जी, इट कैन रिमिट स्टैम्प ड्यूटी ऑन डॉक्यूमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स रिलेटिंग टू द सोसाइटीज बिजनेस। जो सोसाइटी के बिजनेस के रिलेटेड जो के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनके ऊपर जो स्टैम्प ड्यूटी लगती है वो स्टैम्प ड्यूटी माफ की जा सकती है। कौन करता है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट। आगे, इंस्ट्रूमेंट्स और बॉन्ड्स एग्जीक्यूटेड बाय द सोसाइटी ऑफिसर्स और मेंबर्स, जो कि इंस्ट्रूमेंट्स एग्जीक्यूट करेंगे सोसाइटी, उसके ऑफिसर और मेंबर। सोसाइटी क्या होती है? जो कि खुद सोसाइटी है। ऑफिसर से क्या मुराद है? जो हमने पढ़ा था, ऑफिसर्स उसके सेक्रेटरी हो सकते हैं, प्रेसिडेंट हो सकते हैं, कोई खजांची है या फाइनेंस की चीजों को डील कर रहा है तो वो उसका ऑफिसर है। और मेंबर से मुराद हर एक आम बंदा जो कि मेंबर है। आगे, अवार्ड्स मेड बाय द रजिस्ट्रार और आर्बिट्रेटर्स, जो कि रजिस्ट्रार और आर्बिट्रेटर कोई भी अवार्ड मेक करेंगे अंडर दिस एक्ट तो इसमें क्या है कि रजिस्ट्रेशन और कोर्ट फी उनको माफ है। इट कैन आल्सो रिमिट फीस डेट आर नॉर्मली पेएबल फॉर डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन और कोर्ट प्रोसीडिंग्स। सो ये जो कोर्ट प्रोसीडिंग के अंदर जाने के लिए आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उनके लिए भी कोर्ट जो स्टैम्प ड्यूटी है वो बिल्कुल फ्री है, माफ है। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी 33A, प्रोविंशियल गवर्नमेंट मे गिव लोन्स और गारंटी इंटरेस्ट और रिटर्न। सो प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि गारंटी दे सकती है ऑन लोन्स एक, और गारंटी और इंटरेस्ट, गारंटी और इंटरेस्ट और बोथ, और दोनों के ऊपर भी क्या कर सकती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट? गारंटी दे सकती है। विद सच सेफगार्ड्स एज मे बी प्रेस्क्राइब बाय रूल्स इन बिहाफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट मे गिव लोन टू सिक्योर सोसाइटीज। एक तो सोसाइटी को लोन दे सकती है और गारंटी दे सकती है तो पेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल डिबेंचर, जो प्रिंसिपल अमाउंट होगी उसकी गारंटी दे सकती है, और ऑफ द इंटरेस्ट, जो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा उसके ऊपर दे सकती है, और ऑन बोथ, और दोनों के ऊपर भी दे सकती है। नेक्स्ट है जी चैप्टर नंबर 6, ये हमारा ट्रिक था। चैप्टर नंबर 6 के अंदर आता है प्रोवाइड। सो पी से प्रोवाइड से मुराद प्रॉपर्टी है, ये आप लोगों ने याद करना है। प्लीज रजिस्टर रियल ड्यूटीज, प्लीज प्रोवाइड प्रॉपर इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग आवर अमेजिंग ऑर्गेनाइज्ड अपील मोमेंट्स। ठीक है जी। सो अब देखते हैं प्रॉपर्टी एंड फंड्स ऑफ अ सोसाइटी, उसको कैसे लेके चलेंगे। रिस्ट्रिक्शन ऑन लोन, देखें जी रिस्ट्रिक्शन ऑन लोन से क्या मुराद है कि किन किन लोगों को लोन दिया जा सकता है। अ सोसाइटी कैन नॉट गिव टू द नॉन मेंबर्स अनलेस इट हैज स्पेशल परमिशन फ्रॉम द रजिस्ट्रार। सो सोसाइटी क्या कर सकती है? नॉन मेंबर्स को लोन दे तो सकती है, लेकिन किसकी अप्रूवल चाहिए? रजिस्ट्रार की अप्रूवल चाहिए। नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट है सोसाइटीज विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी। वो सोसाइटीज जिनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है आर नॉट अलाउड टू लेंड मनी अगेंस्ट मूवेबल प्रॉपर्टी। तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट क्या नहीं कर सकती? लोन नहीं दे सकती। लाइक गुड्स एंड व्हीकल्स, सो गुड्स एंड व्हीकल्स के अगेंस्ट नहीं दे सकती अनलेस अप्रूव्ड बाय द रजिस्ट्रार, जब तक रजिस्ट्रार की अप्रूवल ना हो। सो ये आपका सेकंड एमसीक्यू है कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी के अंदर सोसाइटी मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं दे सकती। नेक्स्ट है जी प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट कैन प्रोहिबिट और लिमिट सोसाइटीज फ्रॉम गिविंग loans against immovable property. So provincial government limit कर सकती है against immovable property like land और building, उसके ऊपर either in general or special type of societies. So provincial government भी एक limitation apply कर सकती है। Next एक है जी रजिस्ट्रार की क्या है? If a financing bank gets registrar's permission to lend loan to the non-member, अगर एक बैंक है जो कि फाइनेंस कर रहा है टू द नॉन मेंबर, और किसकी इजाजत से कर रहा है? रजिस्ट्रार की इजाजत से। अ मेंबर सोसाइटी जो है कैन एक्ट एज इट्स एजेंट टू हैंडल दोस लोन। तो जो एक मेंबर सोसाइटी है, एक सोसाइटी जो एक सोसाइटी का मेंबर है, वो क्या कर सकती है? एजेंट बन सकती है टू हैंडल दोस लोन्स विद और विदाउट अ कमीशन। तो वो विद और विदाउट कमीशन काम कर सकती है, सब्जेक्ट टू द कंडीशंस, जो कि कंडीशन इंपोज की जाएंगी तो वो उसके कोरस्पॉन्डिंग भी काम कर सकती है। सो ये तीन चीजें हैं जिसमें रजिस्ट्रार की अप्रूवल चाहिए। आप नॉन मेंबर को लोन नहीं दे सकते, लेकिन अगर आपने देना है तो रजिस्ट्रार की अप्रूवल है। फिर आपने क्या करना है जी कि जिसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है उसके लिए आपने क्या करना है? फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट का क्या रोल है, फिर रजिस्ट्रार का क्या रोल है, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर शामिल है। ये आपका एमसीक्यू है। नेक्स्ट है जी रिस्ट्रिक्शन ऑन बोरोइंग एंड डोनेशन। अब बोरो करना है, कोई चीज आपने बोरो करनी है या डोनेशन करनी है तो उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन मौजूद है। अ सोसाइटी शैल रिसीव डिपॉजिट्स, डोनेशन, ग्रांट्स एंड लोन्स फ्रॉम पर्संस हु आर नॉट मेंबर्स ओनली टू सच एक्सटेंट एंड अंडर सच कंडीशंस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द रूल्स और बाय लॉज ऑफ द सोसाइटी। सो ले तो सकते हैं, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस इंपोज होंगी जो कि सोसाइटी के बाय लॉज के अंदर होंगी। बाय लॉज हम डेफिनेशंस में पढ़ चुके हैं, अगर किसी ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो वो देख सकता है कि बाय लॉ से मुराद वो लॉज होते हैं जो कि सोसाइटी अपनी वर्किंग को कंट्रोल करने के लिए बनाती है, जिसके कोरस्पॉन्डिंग मैनेजिंग कमेटी काम कर रही होती है, जिसके कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंट एक्शंस वगैरह परफॉर्म किए जाते हैं। नेक्स्ट है जी रिस्ट्रिक्शंस ऑन अदर ट्रांजैक्शंस विद नॉन मेंबर्स। नॉन मेंबर्स के साथ ट्रांजैक्शन के ऊपर क्या है जी?
देखें, कंज्यूमर सोसाइटी होगी, प्रोड्यूसर होगी या हाउसिंग सोसाइटी होगी, दी सोसाइटीज कैन ट्रेड विद नॉन मेंबर्स बट ओनली एज अलाउड इन देयर बाय लॉज। सो नॉन मेंबर के साथ ट्रेड तो कर सकती हैं, लेकिन बाय लॉज को आपने क्या करना है, हमेशा फॉलो करना है। नेक्स्ट, रिसोर्स सोसाइटी के रिलेटेड क्या है, रिसोर्स सोसाइटीज लाइक फाइनेंसिंग और सप्लाई सोसाइटीज कैन नॉट डील विद नॉन मेंबर्स। सो हाउसिंग सोसाइटी या कंज्यूमर या प्रोड्यूसर जो है वो नॉन मेंबर के साथ ट्रीट कर सकती है, लेकिन जो रिसोर्स सोसाइटी है वो बिल्कुल नहीं कर सकती। अलाउड अंडर सेक्शन 34 और 35 एंड दे फॉलो एनी रूल्स और रिस्ट्रिक्शन सेट बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो क्या करेगी, जो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनको ये 34 और 35 के अंदर रिस्ट्रिक्शन लगाएंगी, उसको वो क्या करेंगे, उसकी कोरस्पोंडिंग चलेंगे। नेक्स्ट है जी इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। देखिए जी, सोसाइटी के पास जो भी अमाउंट है वो उसको क्या कर सकती है, इन्वेस्ट कर सकती है या डिपॉजिट करवा सकती है। कहाँ कहाँ पे, गवर्नमेंट सेमी बैंक गवर्नमेंट के अंदर करवा सकती है। नेक्स्ट है जी ट्रस्ट एक्ट 1882, इसके कोरस्पोंडिंग करवा सकती है। आगे है जी के शेयर्स और सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट इन अदर सोसाइटीज बट ओनली इन सोसाइटीज विद लिमिटेड लायबिलिटी। तो क्या कर सकती है कि वो शेयर्स और सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट कर सकती है इन सोसाइटीज बट विद लिमिटेड लायबिलिटी। तो किसके साथ वो इन्वेस्टमेंट कर सकती है, विद लिमिटेड लायबिलिटी होल्डर्स के साथ कर सकती है। नेक्स्ट है जी, आगे है बैंक वगैरह का क्या काम है, विद अप्रूव्ड बैंक और बैंकर्स एज अप्रूव्ड बाय द रजिस्ट्रार। तो अप्रूव्ड बैंक या बैंकर्स के साथ भी वो कर सकती है, लेकिन रजिस्ट्रार की अप्रूवल होना जरूरी है। और इन एनी मोड परमिटेड बाय द रूल्स। नेक्स्ट है जी 38 रिस्ट्रिक्शन ऑन डिविडेंड। डिविडेंड से क्या मुराद है, डिविडेंड इज द पोर्शन ऑफ सोसाइटीज प्रॉफिट, वो प्रॉफिट है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू इट्स मेंबर्स बेस्ड ऑन देयर शेयर्स और पार्टिसिपेशन इन द सोसाइटी। सो जो भी डिविडेंड होगा उससे मुराद सोसाइटी के वो प्रॉफिट्स हैं जो कि सोसाइटी के मेंबर्स के अंदर डिवाइड कर दिए जाते हैं बेस्ड अपॉन देयर इंटरेस्ट। सो करना क्या है कि सोसाइटी अदर देन हाउसिंग, बैंकिंग और प्रोड्यूसर सोसाइटी कैन पे अ मैक्सिमम डिविडेंड ऑन 10% टू देयर नेट प्रॉफिट टू द मेंबर। सो मैक्सिमम 10% कौन कर सकता है, एल्स देन सोसाइटीज अदर देन हाउसिंग और बैंकिंग और प्रोड्यूसर सोसाइटीज के अलावा जो भी सोसाइटीज होंगी वो 10% मैक्सिमम क्या कर सकती हैं, प्रॉफिट्स किसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हैं, टू देयर मेंबर्स। नंबर 1। अब देखें जी हाउसिंग सोसाइटीज के रिलेटेड क्या होगा, हाउसिंग, बैंकिंग एंड प्रोड्यूसर सोसाइटीज, दी सोसाइटीज कैन पे अप टू 20% ऑफ देयर नेट प्रॉफिट एज डिविडेंड्स टू द मेंबर्स। सो इनमें हाउसिंग और प्रोड्यूसर के अंदर क्या है 20%, उसके ऊपर क्या है, दूसरों के अंदर क्या है 10%। ये आपके एमसीक्यू है। रिजर्व फंड, रिजर्व फंड से क्या मुराद है, जो कि रिजर्व फॉर्म में पड़ा होता है उसको कहते हैं रिजर्व फंड। एवरी सोसाइटी विच डज और कैन डिराइव अ प्रॉफिट फ्रॉम इट्स ट्रांजैक्शन शैल मेंटेन अ रिजर्व फंड। सो रिजर्व फंड को मेंटेन करना एक मैंडेटरी प्रोविजन है। ये 39 बहुत इंपॉर्टेंट, आपने याद करना है जी इसको। देखें, इन केस ऑफ अ रिसोर्स प्रोड्यूसर सोसाइटी एटलीस्ट 1/4, अगर रिसोर्स है और प्रोड्यूसर सोसाइटी है, मस्ट ट्रांसफर एटलीस्ट 1/4 यानी कि 25% ऑफ इट नेट प्रॉफिट्स टू द रिजर्व फंड एवरी ईयर। सो ये क्या करेंगे, 25% रिजर्व फंड में जमा करवाएंगे। इसके अलावा देखें जी दूसरी कंडीशन क्या है, एनी अदर सोसाइटी एटलीस्ट 1/10 ऑफ द नेट प्रॉफिट, और इसके अलावा रिसोर्स और प्रोड्यूसर के अलावा क्या करेंगे, 1/10 करेंगे। आगे देखें जी जो रिजर्व फंड है उसको यूज कैसे करना है, इसकी यूजेज भी बताइए। कैन बी यूज इन सोसाइटीज बिजनेस, ये सोसाइटी के बिजनेस के अंदर यूज हो सकता है। कैन बी इन्वेस्टेड एज पर द सेक्शन 37, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि सेक्शन 37 के कोरस्पॉन्डिंग इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं, जैसे कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है, फंड्स हैं, ट्रस्ट के अंदर कहीं भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, वो आपको ऊपर पढ़ चुके हैं। कैन बी पार्शली यूज फॉर द पब्लिक और लोकल इंटरेस्ट, तो पब्लिक और लोकल इंटरेस्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं विद प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो आपने क्या करना है, जब भी रिजर्व फंड को यूज करना है तो आपकी प्रायर इंटरेस्ट अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट होगी। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, जो प्रॉफिट्स आएंगे उसके डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी मौजूद है। क्या रिस्ट्रिक्शन है जी, आफ्टर सेटिंग aside द रिक्वायर्ड अमाउंट फॉर द रिजर्व फंड, सबसे पहले आपने रिजर्व फंड के लिए अमाउंट निकाल लेनी है। एज पर सेक्शन 38 द रिमेनिंग प्रॉफिट कैन बी शेयर्ड, तो सबसे पहले आपने रिजर्व फंड के लिए आपने प्रॉपर्टी अमाउंट निकाल लेनी है। नेक्स्ट है जी मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, इससे मुराद ये है कि 37 balance of the profits of the society after making a prescribed provision of the reserve fund may together with any available profits of the past years be distributed among its members। so जब आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है तो अपने मेंबर्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इफ अलाउड बाय द रूल्स और द बाय लॉज। तो रूल्स और बाय लॉज को आपने देखना जरूरी है।
नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट प्रोविजन है स्पेशल रिस्ट्रिक्शन फॉर रिसोर्स सोसाइटी। और रिसोर्स सोसाइटी जिनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है उनके लिए स्पेशल रिस्ट्रिक्शन क्या है? इफ नो शेयर आर हेल्ड बाय द मेंबर्स, अगर मेंबर्स के पास शेयर हेल्ड नहीं है, प्रॉफिट कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट ऑल अनलेस द प्रोविंशियल गवर्नमेंट गिव परमिशन। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जब तक परमिशन नहीं देगी तब तक वो चीजें डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जा सकती। इफ मेंबर होल्ड शेयर, अगर मेंबर शेयर्स को होल्ड करते हैं, प्रॉफिट कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर 10 years फ्रॉम द डेट द सोसाइटी वाज रजिस्टर्ड। तो पहले 10 साल जब सोसाइटी रजिस्टर्ड होती है उस साल तक उसको जो प्रॉफिट्स हैं उनको शेयर नहीं किया जा सकता। सो 10 years इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है जी प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड से क्या मुराद है ये देखते हैं जी। A society can set up a provident fund for its members from members contribution, member खुद contribute कर सकते हैं provident fund के लिए its own profits after setting aside the reserve fund। रिजर्व फंड को सेट असाइड करने के बाद वो फिर क्या कर सकते हैं? प्रोविडेंट फंड को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है जी? प्रोविडेंट फंड कैन नॉट बी यूज इन सोसाइटीज बिजनेस। ये सोसाइटी के बिजनेस के अंदर यूज नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ा एमसीक्यू है, ये आप लोगों ने याद करना है। इट मस्ट बी इन्वेस्टेड सेफली एज पर द सेक्शन 37। सो 37 सेक्शन के कोरस्पॉन्डिंग इसको क्या किया जाएगा? इन्वेस्ट किया जाएगा, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है जी द फंड इज नॉट ट्रीटेड एज अ सोसाइटीज एसेट, इट बिलोंग्स टू द मेंबर। तो ये क्या है? सोसाइटी के एसेट्स नहीं है, ये सोसाइटी के एसेट्स नहीं है, मेंबर को जाते हैं। कंट्रीब्यूशन टू द चैरिटेबल पर्पस, तो चैरिटेबल पर्पस के लिए भी आप क्या कर सकते हैं? कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अप्रूवल आपको चाहिए, नीडेड द अप्रूवल। अ सोसाइटी मस्ट फर्स्ट गेट द रजिस्ट्रार अप्रूवल बिफोर कंट्रीब्यूटिंग द चैरिटेबल पर्पस। तो किसकी अप्रूवल चाहिए जी? रजिस्ट्रार की अप्रूवल। अब करना क्या है, कैसे करना है? आफ्टर सेटिंग असाइड द रिजर्व फंड, आप सबसे पहले रिजर्व फंड को सेट असाइड करेंगे। वंस द रिक्वायर्ड रिजर्व फंड एज पर द सेक्शन 39 इज सेट असाइड, तो जब सेट असाइड कर दिया रिजर्व फंड जैसा कि ऊपर बयान किया गया है, तो वो आप क्या कर सकते हैं? उसको कंट्रीब्यूशन टू चैरिटेबल पर्पसेस यूज कर सकते हैं। द सोसाइटी कैन कंट्रीब्यूट अप टू द 20% ऑफ इट्स प्रॉफिट टू मैक्सिमम 20% वो क्या कर सकते हैं? कंट्रीब्यूट कर सकते हैं फॉर पब्लिक और कारपोरेटिव पर्पज या चैरिटेबल पर्पसेज एज डिफाइंड इन चैरिटेबल एंडोवमेंट एक्ट 1890। सो मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? 20%। देखें यहाँ पे सेट असाइड अ सम नॉट एक्सीडिंग 20% ऑफ इट्स प्रॉफिट्स। तो ये क्या हो गया? प्रॉफिट्स और किसके कोरस्पॉन्डिंग करना है? लॉ के कोरस्पॉन्डिंग करना है, चैरिटेबल एंडोवमेंट एक्ट 1890। आई थिंक सो नेक्स्ट चैप्टर हम 7th स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही है। आप मेरे साथ जुड़े रहें, बने रहें। इंशाल्लाह आई कैन अश्योर यू, आई कैन बेट यू, आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। और हम इंशाल्लाह इसके एमसीक्यूज के ऊपर भी वर्किंग कर रहे हैं और वो भी मटेरियल आपके लिए इंशाल्लाह जल्दी अवेलेबल होगा। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।